नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज और के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल आवर में करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर बात, साथ ही करते हैं नेताओं के बयानों पर चर्चा और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बयानों के क्या है मायने। क्या नेता अपने बयानों से जनता को कराते हैं देश की सही स्थिति से अवगत, या फिर जनता को करते हैं मूर्ख बनाने की कोशिश? यही समझने और समझाने का करेंगे प्रयास अपने खास कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल और। आज नेशनल और में करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हुई उर्दू को लेकर चर्चा की। मामला उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने उठाया, जिस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। आखिर माता प्रसाद ने क्यों उठाया यह मुद्दा? सदन में जिस बात पर चर्चा हो रही थी, क्या उस बात पर यह मुद्दा उठाना जायज था? और सीएम योगी ने क्या दिया जवाब? क्या सीएम का जवाब तर्कसंगत था? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही हिंदी के साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में भी सुनी जा सकेगी। इस पर आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, जो हमारी भाषा है अवधी, बुंदेलखंडी, उसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन सदन में अंग्रेजी का इस्तेमाल न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से यहां से अंग्रेजी हटाई गई थी, विधानसभा की भाषा हिंदी घोषित की गई थी, लेकिन अब अंग्रेजी लाकर हिंदी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी हटाने के लिए हमने यातनाएं झेली हैं, दिल्ली के तिहाड़ और लखनऊ जेल में बंद रहे हैं। अगर सदन में अंग्रेजी चलाई जा रही है तो फिर उर्दू भी शामिल की जानी चाहिए, क्योंकि उर्दू भी तो एक भाषा है। सुनिए। हिंदी घोषित की गई थी विधानसभा का, आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहां माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है, आप पास कर लें। उसमें माननीय मुख्यमंत्री। वहीं माता प्रसाद के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए जमकर घेरा। क्या कहा, आप भी सुनिए। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर,
इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। चंद्रमोहन चौबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम चंद्रमोहन चौबे जी से करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। जैसा कि माता प्रसाद पांडे जी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष हैं, कि अंग्रेजी को हटाने के लिए काफी इन्होंने यातनाएं झेली। तिहाड़ जेल गए, लखनऊ जेल गए, गोरखपुर जेल गए और अब उसे हटाया गया। काफी प्रयासों के बाद अब अंग्रेजी आप लोग लाना चाहते हैं, इस पर उन्होंने विरोध जताया। तो अगर अंग्रेजी आ सकती है, बुंदेलखंडी आ सकती है, तो उर्दू क्यों नहीं? यही उनका तर्क था, यही उनकी बात थी। इसमें गलत क्या था चंद्रमोहन चौबे जी? जी, आप अपनी तरफ से शायद म्यूट हैं, इसको दुरुस्त कर लीजिए। जी 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 देवेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, उनकी एक एक बात बिल्कुल सही है, खासकर समाजवादियों के लिए, कि उनका जीवन वास्तविक में वो समाजवाद की बात करते हैं या स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन वो वाकई दोहरा चरित्र जी रहे। गांव गरीब की बात करते हैं और किनके हाथों में, किनके गोद में बैठते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये समाजवाद की बात करते हैं और वंशवाद पे चले जाते हैं। ये देश की बात करते हैं लेकिन देश को ये तुष्टीकरण की तरफ लेकर चले जाते हैं। ये बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, और जब इनको बात चर्चा करनी होगी तो ये सिर्फ जो है आतंकवादियों पर से मुकदमे हटाएंगे, भू माफियाओं को बढ़ाएंगे, शिक्षा माफियाओं को बढ़ाएंगे। यानी कि अगर आप इनका पूरा चरित्र देखेंगे तो दोहरे चरित्र से भरा हुआ है। इनको इस बात की खुशी नहीं है, तो माता प्रसाद पांडे जी को खुश होना चाहिए। वो भोजपुरी वासी हैं, वो भोजपुरी भाषा के रहने वाले हैं। यदि भोजपुरी को उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, उस पे उनको खुशी जतानी चाहिए थी। उनको बुंदेलखंडी भाषा पर खुशी जतानी चाहिए थी, ब्रज भाषा पे उनको खुशी जतानी चाहिए थी। लेकिन वो सब ये खुशी ना जताकर, आभार ना प्रकट कर इनको अपना मूल डीएनए, जो इनका मूल चरित्र है तुष्टीकरण, ये सिर्फ इन्होंने उर्दू की बात करके, जो इनके नेता चाहे अखिलेश यादव जी हो, जो आप देख ही रहे हैं कि कुंभ के ऊपर क्या क्या जो है टिप्पणी कर रहे हैं,
इनको ये अच्छा ही नहीं लग रहा है कि आज देश के 52 करोड़ से अधिक लोगों ने कुंभ में जाकर पुण्य की डुबकी लगाई। वो तो डराने में लगे हुए हैं, वो तो लोगों को भयावह स्थिति पहुंचाने वाले लगे हैं कि कोई कुंभ ना जाए। लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जान रहे हैं कि ये लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को जो है भयाग्रस्त कर रहे हैं। और भक्त जो लोग हैं, सनातन को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है वो इनके डराने के बावजूद दिन पे दिन और संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुछ नहीं, माता प्रसाद पांडे जी का भी अपने नेता अखिलेश यादव जी की भाषा बोल रहे हैं। ये सिर्फ तुष्टीकरण के लिए उर्दू को बीच में लाए हैं। ये खाने का स्वाद जो होता है ना, कोई बीच में खराब कर देता है। ये उसी तरह समाजवादियों का ये चरित्र रहा है कि हर बात पर ये तुष्टीकरण को ला देते हैं, क्योंकि इनका मूल डीएनए ही उन्होंने तुष्टीकरण विरोध तो हो अंग्रेजी चुका है। पर जताया है, अंग्रेजी भाषा पर विरोध जताया है उन्होंने। जी चंद्रमोहन चौबे जी। तो ठीक, तो देवेंद्र जी ये ठीक है, अखिलेश यादव जी स्वयं विदेश पढ़ने गए थे, उनके बेटा बेटी भी इंग्लिश मीडियम में यही लारोटो में पढ़ते थे। ये कैसा चरित्र है कि आप बात करते हो उर्दू की और बात करते हो किसी और भाषा की, और जब अपने ऊपर अपने चरित्र में उसको जीना हो, अपने चरित्र में उसको लाना हो, तो आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाओगे और जनता में भ्रमित करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए आप उर्दू को बीच में लाते हो। आप अपना चरित्र तो एक रखो कि भाई पढ़ाओ भी आप अपने बच्चों को भी, तो वो भी उर्दू पढ़ाओ। जी रविंद्र जी जवाब दीजिए। दोहरे चरित्र का एक मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दोहरे चरित्र को कैसे प्रकट किया है स्वयं में। पहले तो उनके व्यक्तित्व को देख लीजिए, वो धर्म सापेक्ष भी है या धर्म निरपेक्ष भी है, इसको कहते हैं दोहरा चरित्र। वो पीठाधीश्वर भी है और मुख्यमंत्री भी है, इसको कहते हैं दोहरा चरित्र। अब वो ये दोहरा चरित्र को परिभाषित करते करते बहुत सही बात कह गए वो। उन्होंने कहा कि लोग गांव के उस विद्यालय में पढ़ाएंगे जहां संसाधन की कमी है, तो मुख्यमंत्री किस लिए है? 8 साल से ही है। गांव के उस विद्यालय में जहां संसाधन की कमी है, इस्तीफा दें, दूसरा कोई आएगा संसाधन, दूसरा आप भारतीय जनता पार्टी से कोई मुख्यमंत्री आएगा, वो संसाधन उपलब्ध कराएगा। अब जरा आते हैं उनकी बातों पे। क्यों इसी सदन में उन्होंने बातें कहां से शुरू की थी? गुंडागर्दी से, मार देंगे, गाड़ देंगे, दाग देंगे। अगले सत्र में कहां से शुरू किया इन्होंने? हिंदू और मुसलमान से। इस सत्र में कहां से शुरू किया? भाषा के विवाद से। भाषा के विवाद क्या? हम समाजवादी बता रहे हैं कि हिंदी को स्थापित करने के लिए हम लोग कितने मुश्किल से लड़ाई लड़के हिंदू को स्थापित किए और अंग्रेजी को बाहर बताए हैं। चूंकि इनके खून में डीएनए में अंग्रेजी भरा पड़ा है, तो अंग्रेजी के पक्ष में खड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अब आते हैं, ये कहते हैं कि इनके लड़के अंग्रेजी में। अरे आपका एक भी नेता बता दीजिए जिसके लड़का हिंदी मीडियम से पढ़ता हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल से और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से। अब भाषाओं पे आते हैं। मुख्यमंत्री जी का फिर दोहरा चरित्र। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सारी भाषाओं को बोलते बोलते एक सबसे बड़ी भाषा को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, या जानबूझ के किया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का दोहरा व्यक्तित्व है। उन्होंने यहां पर सबसे ज्यादा भाषा, मतलब पीलीभीत से लेके सहारनपुर तक और नीचे आ जाइए बुलंदशहर तक, सबसे ज्यादा खड़ी बोली बोली जाती है। उसका जिक्र नहीं किया इन्होंने। क्या उसको अलग प्रदेश मान लिया क्या मुख्यमंत्री जी ने? आप बताते हैं, भाषा की बात कर रहे हैं। 21 साल से श्री गोरक्ष पीठ में बैठे हुए हैं, जहां की मूल भाषा भोजपुरी है। सेंटेंस बोल के मुख्यमंत्री भोजपुरी का दिखा दे तो मैं छोड़ दूंगा सामाजिक जीवन। जिसका खुद भी जिसका व्यक्ति चरित्र का हो, भोजपुरी भाषा नहीं बोल सकता हो, जिसके वक्त भोजपुरी अवधी भाषा, वो सदन में आके झूठ बोलेगा, वो भी हिंदी के खिलाफ। और रही बात, अब आइए जरा आ जाते हैं भोजपुरी। इसी समय हमारे के सांसद, अन्य सांसद भर जी भोजपुरी को 8 सूची में डालने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है।
कि इसको 8वीं अनुसूची में डाला जाए, क्योंकि 13 से ज्यादा देशों में यह भाषा बोली जाती है। तब कहां गए इनकी दोहरा चरित्र? हमको लड़ना पड़ रहा है कि आप भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लेके आइए। अब मुख्यमंत्री झूठ बोलेंगे बार बार, तो ये मुख्यमंत्री का दोहरा चरित्र है। केवल झूठ बोलने पे इनकी राजनीति, धर्म अंधता पे राजनीति आधारित है, झूठ बोलने पे आधारित है, गुंडागर्दी पे आधारित है, और अब भाषा तक आके पहुंच गए, क्योंकि इनको मालूम है अब इनके जाने के दिन आ गए। जी धन्यवाद। प्रमोद गोस्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, आज जो सदन में हुआ उत्तर प्रदेश के, उसमें अगर जो देखा जाए तो कई भाषाओं में इन्हें सुना जा सकता है। जो भी जो हिंदी भाषा को अच्छी तरह से नहीं अपनी बातें प्रेजेंट कर पाता है, वो दूसरी स्थानीय भाषाओं में भी बातचीत कर सकता है। इस बात पर चर्चा हो रही थी। उसमें उर्दू के आ जाने से मामला थोड़ा सा तल्ख हो गया, एक दूसरे पर दोहरे चरित्र का आरोप लगने लगा। वास्तव में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोहरा चरित्र का आरोप लगा रही हैं कि दोहरे चरित्र अपनाती हैं। क्या लगता है आपको, दोहरा चरित्र कौन अपना रहा है? देखिए, दोहरा चरित्र अब आज की जो राजनीति हो रही है देवेंद्र जी, वो दोहरे चरित्र पर ही, उसके मूल में दोहरा चरित्र है। अब कोई भी राजनीतिक दल, इसमें किसी एक विशेष राजनीतिक दल के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। आज की राजनीतिक परिस्थितियां ही ऐसी हो गई हैं कि तुष्टीकरण जो है वो हर दल कर रहा है। कोई मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, कोई हिंदुत्व का तुष्टीकरण कर रहा है, कोई धर्म का तुष्टीकरण कर रहा है, कोई भाषा का तुष्टीकरण कर रहा है, कोई जाति का तुष्टीकरण कर रहा है। सभी वही काम कर रहे हैं, लेकिन आलोचना, विडंबना ये है कि आलोचना एक दूसरे की सभी कर रहे हैं। सभी मतलब हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन बता दूसरे को रहे हैं कि तुम नंगे हो। ये नंगों की जमात बन गई है, इसलिए कहने में कोई संकोच नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आज जो विधानसभा में हुआ तो उन्होंने इन भाषाओं को शामिल करने पर माता प्रसाद जी ने कोई आपत्ति नहीं की कि इनको क्यों शामिल किया गया, इनको नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि हिंदी के लिए हमने लड़ाई लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर लोहिया ने हिंदी की लड़ाई लड़ी, और मध्य प्रदेश के ही इंदौर के विद्वान वरिष्ठ पत्रकार, अब स्वर्गीय हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, आंदोलन किया था उन्होंने। और वो पहले व्यक्ति हैं, डॉक्टर वैदिक, कि जब पीएचडी होती थी तो अंग्रेजी में ही स्वीकार की जाती थी। लेकिन डॉक्टर वैदिक दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने दोनों भाषाओं में अपनी थीसिस सबमिट की और ये कहा कि हम इसको एक्सेप्ट हमारी हिंदी में की जानी चाहिए। उसके लिए डॉक्टर लोहिया ने आंदोलन किया, उसमें जेल भी गए, और अंततः फिर जीत हुई और हिंदी में डॉक्टर वैदिक की जो थीसिस थी वो हिंदी में स्वीकार की गई। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। तीसरी और अंतिम बात, ये बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही, ये बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने कि हम बात भोजपुरी की करें, ब्रज की करें, चाहे वो और क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें। लेकिन सवाल ये है कि अपने बच्चों को न भोजपुरी सिखाएंगे, न वो ब्रज सिखाएंगे, न अवधी सिखाएंगे, लेकिन बच्चों के एडमिशंस अंग्रेजी स्कूल में और विदेशों में पढ़ाएंगे जी। ये ऐसा नहीं है कि समाजवादी ही कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने कहा सिंह साहब ने, रविंद्र सिंह जी ने, ये बात सही है कि सभी के बच्चे, किसी के भी राजनीतिक दल के, किसी भी बड़े राजनीतिक दल, छोटा हो या बड़ा हो, उनके बच्चों का आप ये बता दीजिए कि इनके प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या नगर पालिका के स्कूल में बच्चे में पढ़ रहे हैं, नहीं। तो ये दोहरा मापदंड नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये फिर मैंने आपसे कहा कि
ये सारे राजनीतिक दल ये एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, और एक दूसरे को क्या, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। वो जात के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं, भाषा के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं। ये कड़वा सच है जी। क्योंकि वोट की राजनीति अब मूल्यों की, सिद्धांतों की राजनीति तो रह नहीं गई है, जन सरोकारों की राजनीति नहीं रह गई है। आप उठा के लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, ये कई दशकों से मैं कवर करता रहा हूं। उसमें जनता की समस्याएं, उन पर कितना समय दिया जा रहा है, ये देखने वाली बात है ना? बिल्कुल। सिर्फ जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, सिर्फ इस पे एक दूसरे को बना के जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। जनता की समस्याओं का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये कड़वा सच है। बिल्कुल। रविंद्र सिंह आज जी, भी जी जी जी, आज भी जो माता प्रसाद जी ने कहा, बेहतर होता कि उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हिंदी के लिए हमने लड़ाई लड़ी, हम लोग जेल गए, ये बात सही है, समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी, डॉक्टर लोहिया ने आंदोलन किए थे, जेल गए थे, और उसमें साहित्यकार भी जुड़े थे, डॉक्टर वैदिक का मैंने जिक्र भी किया। जी जी। लेकिन उसके बाद उसमें खाली इतनी ही की बात तो थी कि उसमें जहां अगर आपने भोजपुरी जोड़ दी, अवधी जोड़ दी, ब्रज जोड़ दी, सारी जोड़ दी, उसमें वो भी एक भाषा बोली तो जाती ही है उत्तर प्रदेश में या देश में। बड़े बड़े शायर हुए हैं, उर्दू के हुए हैं, फारसी के हुए हैं, मतलब बड़े बड़े साहित्यकार भी हुए हैं। आप गोरखपुर के ही ले लीजिए, फिराक गोरखपुरी, वो बड़े और उर्दू के बड़े ज्ञाता थे, अंग्रेजी के बड़े ज्ञाता थे वो, और उनका पूरे देश, विश्व में और देश में पूरा नाम है। तो उर्दू भाषा तो है, अगर उसको बजाय इसके ये के मतलब तुष्टीकरण की राजनीति, ये सिर्फ राजनीतिक दांव पेच है। इसका ना भाषा से लेना है, ना किसी चीज से लेना है, ना तुष्टीकरण से लेना है। उन्होंने कहा कि इसमें उर्दू भी जोड़ देते, कह देते नहीं ठीक है, ये भी भाषाएं जोड़ी जा सकती है, संस्कृत भी जोड़ी जा सकती है, उसमें क्या आपत्ति थी। लेकिन क्योंकि इससे संस्कृत को और उर्दू को जोड़ने से मकसद हल नहीं होता, ना सत्ता नहीं मिलती है, वोट नहीं मिलता है ना। जब तक हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो फिर हमको वोट कैसे मिलेगा? जी जी बिल्कुल। जात की राजनीति नहीं करेंगे तो हमको वोट कैसे मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। रविंद्र सिंह जी, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा कि चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके नेता वास्तव में इंग्लिश मीडियम से ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने परिवार के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही डालते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, बीजेपी के लोग कुछ भी कहें, सपा के लोग कुछ भी कहें, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग कुछ भी कहें। इतना ही नहीं, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है, जो थोड़े से संपन्न वर्ग है वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल के पढ़ाता है। तो इस इंग्लिश पे विरोध क्यों सदन में? माता प्रसाद जी ने विरोध क्यों जताया इंग्लिश पे? जी, इंग्लिश पे विरोध इस कोई नहीं जताया। हमने कहा कि जो हम लोगों ने 1989 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बना दिया था हिंदी को, और अंग्रेजी से हमको लड़ना पड़ा था। तो हमारा मतलब है कि जो आप सारी भाषाएं, जिसमें से योगी जी ने एक प्रमुख भाषा को छोड़ा है, फिर मैं बोला हूं खड़ी बोली को, क्योंकि जितने भी पश्चिम से सांसद आते हैं सब खड़ी बोली में ही समझ सकते हैं, बाकी किसी भाषा में नहीं समझ सकते, ब्रज में भी नहीं समझेंगे वो। तो इस प्रमुख भाषा को उन्होंने छोड़ा है। रही बात कौन किस भाषा में अपने बच्चे को पढ़ाएगा, इसका निर्धारण उनका पेरेंट कर सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है। अगर योगी आदित्यनाथ इन बातों को कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो संविधान विरोधी चरित्र है। मैं उर्दू की बात को परिलक्षित करना चाहूंगा कि उर्दू का महत्व क्या है। उर्दू को हमारी प्रदेश ने 1960 में एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्वीकार किया था, आधिकारिक भाषा के रूप में।
और 1989 में इसको दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उसी सदन में खड़े होके, जिस सदन की आधिकारिक भाषा है उसी में विरोध कर रहे योगी आदित्यनाथ, तो संविधान विरोधी चरित्र उन्होंने अपना दिखाया। उर्दू का महत्व बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले, एक उर्दू ऐसी भाषा है जो सेंट्रल एशिया को हमसे जोड़ती है। अगर उर्दू नहीं आएगा तो हम सेंट्रल एशिया को अपने से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उर्दू भाषा के नाते सेंट्रल एशिया से भारत को आमदनी भी बहुत बड़ी होती है। अब आ जाते हैं इसके जरा आधिकारिक चरित्र के बारे में। जितने भी हमारे पुराने डॉक्यूमेंट हैं सब उर्दू में हैं। जो अभी प्रभु श्री राम मंदिर का जो मुकदमा लड़ा गया, उसके भी अधिकतर डॉक्यूमेंट उर्दू में थे। और 1980 तक या 1983 तक पीसीएस जे का इंटरव्यू देने के लिए, एग्जाम देने के लिए उर्दू का एक पेपर पास करना पड़ता था। और अभी भी आने वाले कम से कम 100 साल तक, जब तक कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे हिंदी में, तब तक उर्दू भाषा का महत्व लगातार बना रहेगा, कम से कम जुडिशियरी में। तो अगर इन चीजों को योगी आदित्यनाथ उर्दू को उन्माद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो संविधान का तो विरोध कर ही रहे हैं हमारे सदन में, विधानसभा में खड़े होके, और न्यायपालिका और लोकतंत्र का भी विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर सारी भाषाएं बोली जानी चाहिए कि लोग सुन सके, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, तो उर्दू को भी जरूर बोलना चाहिए कि उर्दू भाषा भाषी लोग भी उसको समझ सके। सेंट्रल एशिया में बैठी बहुत बड़ी आबादी उसको समझ सके। धन्यवाद। ठीक है। चंद्रमोहन चौबे जी, रविंद्र सिंह जी ने उर्दू के महत्व के बारे में बताया। हालांकि रविंद्र सिंह जी एक बात को नकार गए कि जो नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने इंग्लिश पे विरोध नहीं जताया था। उन्होंने विरोध जताया है, ये बात सही है। अगर जो आप कहें तो हम विधानसभा में जो उन्होंने बातें कही हैं वो बाइट प्ले कर देते हैं, लेकिन उन्होंने जताया है, ठीक है। लेकिन आपने उर्दू के महत्व को भी बताया। अगर उर्दू महत्वपूर्ण है चंद्रमोहन चौबे जी, तो जैसे अन्य भाषाएं स्वीकार कर ली गईं, उर्दू को भी स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, अभी रविंद्र जी ने भोजपुरी की विशेषता नहीं बताई, अवध की विशेषता नहीं बताई, ब्रज भाषा की विशेषता नहीं बताई। इन्होंने जो है ईस्टर्न एशिया से जोड़ दिया, जबकि हकीकत ये है कि अफगानिस्तान में उर्दू नहीं है, अरब नहीं, सेंट्रल नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में है, सेंट्रल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में है। और इनका प्रेम जो है पाकिस्तान प्रेम क्यों है, ये भली भांति लोग जानते हैं। अवधी भाषा में हमारा सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ, जिसको हम घर घर में पूजा जाता है, रामचरितमानस, सूरदास जी के द्वारा रचित, कृष्ण जी के ऊपर ब्रज भाषा में रचा गया। जो ब्रज भाषा क्या, वो पूर्वी भाषा में यानी उत्तर भारत में हर घर में पढ़ा जाता है। यानी क्योंकि उसमें राम जी का चरित्र वर्णन है, कृष्ण जी का चरित्र वर्णन है। तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ये सूरदास जी द्वारा नहीं। नहीं, सुनिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा सूरदास जी का भी नाम लिया हमने और तुलसी जी का भी नहीं है कि रामचरितमानस तुलसी बाबा के द्वारा रचित है, और कृष्ण जी के ऊपर जो भक्ति में लिखे गए हैं वो सूरदास जी के द्वारा, वो अधिकतर जो है ब्रज भाषा में है। और इन्होंने सिर्फ इसका नाम, इन्होंने ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का और श्री कृष्ण जी का वर्णन है, इसलिए इन्होंने इन दोनों भाषाओं को नहीं छुआ। भोजपुरी भाषा हिंदी के बाद सबसे अधिक पूरे विश्व में बोलने जाने वाली भाषा है, चाहे वो उत्तरी अमेरिका का, चाहे वो कई देशों में, मॉरिशस से लेकर त्रिनाड से लेकर कई देशों में जो है बोला जाता है भोजपुरी भाषा। इसको इन्होंने नहीं, क्योंकि इनका पूरा का पूरा फोकस समाजवादी पार्टी का तुष्टीकरण का होता है, इसलिए सिर्फ इन्होंने उर्दू की ही विशेषता बताई, बाकी इन्होंने अन्य भाषाओं की विशेषता नहीं बताई। आपके चैनल पर है जी। बहुत कम समय है रविंद्र जी, चलिए अपनी बात रख लीजिए जी।
मैंने भोजपुरी का बताया कि हम सदन में मांग कर रहे हैं और यह भी बताया कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो है भोजपुरी भाषा भाषी हैं गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के। तो मुझे भारत उन्मादी लोगों को सुनाई नहीं पड़ता। जी धन्यवाद। जी जी प्रमोद गोस्वामी जी सुन लीजिए भोजपुरी, हाँ सुन लीजिए भोजपुरी भाषा या फिल्म बोर्ड की गठन भी जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही किया था और उसका स्टूडियो, भोजपुरी का स्टूडियो जो है नोएडा में उन्होंने ही बनवाया था। भोजपुरी आयोग का गठन, भोजपुरी फिल्म बोर्ड का भी गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया था, पहले नहीं हुआ था। चलिए प्रमोद गोस्वामी जी, जैसा कि अभी उर्दू की बात हो रही थी, उर्दू पर विशेष समाजवादी पार्टी का ध्यान रहता है। क्या आपको लगता है कि इन सारी बातों में उर्दू पर समाजवादी पार्टी का ध्यान विशेष क्यों होता है? ये एक बड़ा स्पेसिफिक है क्वेश्चन। वो अब अगर वो उर्दू का है क्योंकि उर्दू भी इस प्रदेश की, देश की भाषा है जी। अच्छा, मैंने पहले ही ये बात कही कि सारे, ये अपनी शुरुआत में ही मैंने ये बात कही कि सारे राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को संभालने के लिए अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते आए हैं और करते हैं और करना चाहिए। जब हम कर रहे हैं तो आपको भी अधिकार है, ऐसा थोड़ी कि हम ही को अधिकार है। अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो फिर उर्दू की भी बात वो करेंगे। अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं कि हिंदू की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम की बात करेंगे। तो मैंने पहले ही ये बात कही कि अब ये चीजें गौर हैं, महत्व उसका सिर्फ ये है कि हमको वोट कहाँ से मिलेगा। ये वोट बैंक की लड़ाई है, न उर्दू से किसी को गुरेज है, न संस्कृत से गुरेज है, न ब्रजभाषा से गुरेज है और न ही किसी अवधी भाषा। जी जी जी, ये सिर्फ राजनीतिक चीजें हैं, इसको राजनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इससे कहीं न कहीं इस सत्ता प्राप्ति के लिए जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इससे समाज में बिखराव पैदा हो रहा है, जो चिंता का विषय है। जी, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल भाषा का नहीं है, सवाल ये है कि किस तरह से अपने अपने वोट बैंक को संतुष्ट किया जाए, कौन सी भाषा बोली जाए कि हमारा वोट बैंक संतुष्ट हो। लेकिन यह संतुष्टि तो चुनाव के दौरान होनी चाहिए, विधानसभा के बाहर होनी चाहिए। इस प्रकार की कोई भी संतुष्टि जो है वो विधानसभा के अंदर इस तरह इन सब मुद्दों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अंदर आप गए हैं तो वहां पर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आप विचार विमर्श करें। क्या समस्याएं हैं उन पर आप फोकस करें, उनका विकास किस तरह से होगा ये आप देखें, इस पर विचार करें और वो काम करें, वो नीतियां बनाएं, उन नीतियों में क्या खामियां हैं उन पर चर्चा करें। अगर इस तरह की चर्चा विधानसभा के अंदर होगी तो वास्तव में ये जो विधानसभा चल रही है ये राजनीति का अड्डा ना बनाइए। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसे मंदिर रहने दीजिए। यहाँ पर लोगों के हितों को ध्यान में रखिए, न कि इस तरह की बहसबाजी कर सदन का समय व्यर्थ कीजिए। फिलहाल ये हमारे कहने से होगा या नहीं होगा हम इस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा हम कहते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।